नमस्कार मेरे दोस्तों, इनर्शिया इंटरव्यूज में एनफा टीवी में आज आपका स्वागत है। हमारे साथ आज एक बहुत अहम हस्ती हमारे साथ मिल रहे हैं। इनका नाम है श्री योगेंद्र प्रसाद। योगेंद्र प्रसाद जी का जितना मैं परिचय दूं उतना कम होगा। योगेंद्र प्रसाद जी भारत देश के पूरे हाइड्रो पावर के विकास में एकदम अहम रूप से शामिल थे। ये एनएचपीसी के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। इसके अलावा ये इंटरनेशनल हाइड्रो एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। और योगेंद्र प्रसाद जी के बारे में बोला जाए तो भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, जो कि हमारे हाइड्रो पावर और पावर सेक्टर की है, उसके अंदर इनका एकदम एक बहुत ही तगड़े स्तंभ के रूप में उभरना और देश को एकदम अग्रिम रूप से ले जाना, इसके अंदर इनका बहुत बड़ा हाथ है। और स्वागत करते हैं इनका। नमस्कार योगेंद्र प्रसाद जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे शुरू करने से पहले ये थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किस तरह से, किस परिस्थिति में आप लोगों ने इतनी डिफिकल्ट और बड़े मुश्किल परिस्थिति में आपने हाइड्रो पावर का विकास किया उस समय। देखिए, एक्चुअली क्या था कि मैंने जब सोचा कि हाइड्रो पावर के विकास के बिना देश की बिजली व्यवस्था सुधार नहीं सकती है, तो मैंने अपने पूरे टीम को मोटिवेट किया और जो भी डिफ़िकल्ट एरियाज़ थे वहाँ पहुँच करके उसको सुधार करने की कोशिश किया। और ये सोच के कि देश की पावर व्यवस्था सुधर नहीं सकती है जब तक कि हाइड्रो को आगे नहीं बढ़ाया जाए। और इसीलिए हमारे समय में एनएचपीसी में काफ़ी काम हुआ। इंजीनियरों में एक टीम भावना थी जिससे देश के लिए भी हाइड्रो पावर का विकास हो सके। इसके लिए जो अरुणाचल प्रदेश है उसके अंदर में करीब 23,000 मेगावाट का हमने डीपीआर तैयार किया। लेकिन मुझे अफसोस है कि उसमें हमारे आने के बाद जब काम करने का शुरू करना था और सुबांसी पॉइंट में मैं काम शुरू करा दिया था, सारी चीज़ को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया और आज तक 1 मेगावाट भी उसमें ऐड नहीं हुआ। तो इस तरह से जो हमारे देश के जो कर्णधार हैं, जो देश चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हाइड्रो पावर का क्या महत्व है। और इसी के लिए देखिए हमने एक आर्टिकल भी लिखा था, हेल्थ ऑफ इंडियन पावर सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। 9 जून को इसी साल उसका हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उसके बाद 50 दिन के बाद 3 ग्रिड फेल किया और जानते हैं कि देश के आधी से अधिक जनता तबाही में गुजरी। और एक और चीज़ की फीलिंग थी हमको कि देश में गैस का अभाव है, तो हाइड्रो पावर ही एक सोल्यूशन है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सब कुछ बताने के बाद भी हाइड्रो सेक्टर को बैक सीट पर डाल दिया गया है, जो देश का जो इकोनॉमी है उसका सर्वनाश कर देगा। इसमें एक काउंटर सवाल है सर कि क्या अभी आपके समय में, मैं जहां तक मैंने वो फिगर्स और ये मैंने देखे हैं कि 26% के करीब हाइड्रो पावर की शेयर हुआ करती थी। एक समय बड़ी डिसेंट शेयर होती है। आज हम 19 के नीचे चले गए। अब केवल 18.5% हाइड्रो पावर की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी में शेयर आई। इस तरह की गिरावट, जबकि हमको याद है कि आप उस समय 35% शेयर करने की बात करते थे, बढ़ाने की। तो ये इस तरह से इतना बड़ा पतन, आगे जाने की जगह हम पीछे गए, इसका मूल कारण क्या है? ये मूल कारण है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिचुएशन कंट्री का है वो बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति से पास कर रहा है। और जब तक सरकार नहीं चाहेगी तो काम नहीं होता है। अभी देखिए कि एनएचपीसी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इतना पतन हो गया। रेगुलर चेयरमैन 3 साल से नहीं है। पहले नॉन टेक्निकल मैन को चेयरमैन बनाया गया। हमारे जाने के बाद सब चीज़ का सत्यानाश हुआ। कभी एक स्टडी कीजिए तो पता चलेगा। इस पर कितना बार पेपर में आर्टिकल आया है। अभी हाल में 30 अप्रैल को भी आर्टिकल आया है जिसमें कि सीएजी ने भी पॉइंट आउट किया है कि साहब 1 मेगावाट भी ऐड नहीं हुआ पावर, और इससे प्रॉब्लम हो रहा है देश में। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। पतन तो इसलिए हो रहा है कि पावर सेक्टर को कोई समझ ही नहीं पा रहा है और ये देश को और पतन की ओर ले जाएगा। इसी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही है, इंडस्ट्रियल डाउनफॉल हो रहा है। हम प्लान बनाते हैं कि हम इतना अचीव करेंगे, हम अचीव नहीं करते हैं। लेकिन उसका जो जड़ है, कारण क्या है, उस पर कोई जाता नहीं है। पावर सेक्टर जब तक इंप्रूव नहीं करेगा, पर कैपिटा कंजम्पशन जब तक हमारा इंप्रूव नहीं करेगा, हम इंटरप्शन फ्री पावर नहीं देंगे तो देश में इंडस्ट्री नहीं आगे चलेगी। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और काफ़ी क्राइम बढ़ेगा। आदमी जब बेकार होता है, इंडस्ट्री वाले पेमेंट नहीं कर सकते हैं सैलरी, बिकॉज किसी इंडस्ट्री में मान लीजिए कि कोई आदमी गया काम करने के लिए, 2 घंटे काम किया, पावर कट हो गया, 6 घंटा लेबर बैठा रहा, तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा। इस कम्पिटिटिव मार्केट में पावर के बिना कुछ नहीं हो सकता है। अब पावर हमेशा वेरिएबल होता है। आपको सब आदमी को समझ में आता है कि हम केवल न्यूक्लियर से कर लेंगे,
कोई कहता है कि हम थर्मल से कर लेंगे, इसमें तो प्रॉब्लम्स बहुत है, लेकिन आपको पावर का कंजम्पशन कांस्टेंट नहीं होता है। इसके लिए वेरिएबल लोड को लेने के लिए हाइड्रो या गैस की पावर प्लांट की जरूरत पड़ती है। गैस हमारे देश में है नहीं, तो हाइड्रो का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और नदियों के ऊपर साधु महात्मा के सुन करके बंद करते हैं, इको जोन डिक्लेयर करते हैं, कोई कुछ करता है। हम लोग भी काफ़ी स्टडी किया है और करने के बाद देखा है कि जहाँ भी हाइड्रो पावर डेवलप किया है वहाँ सुधार हुआ है। मैं इंदिरा सागर प्रोजेक्ट मेरा बंद था, जहाँ करीब 15,000 फैमिली को 249 गाँव में लोगों को हटाया। दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे और उस प्रोजेक्ट को हमने 2.5 साल में पूरा किया। जाकर देखिए कि मध्य प्रदेश में कितना सुधार किया। बिल्कुल इसी तरह से मेरे ख्याल से नर्मदा के अंदर भी जो प्रोजेक्ट आए हैं तब वो भी किया। और ओंकारेश्वर मैंने किया। नापता झाकड़ी बंद पड़ा हुआ था फ्लड में, उसको संभाल करके वो कॉर्पोरेशन का भी मैं हेड किया उसी समय एडिशनल चार्ज में, उसको भी कमीशन करवाया। तो इस तरह से कितना काम हुआ। बात क्या है कि पॉलिटिकल विल होगा तब काम होगा। अब इससे अंदाज करिए कि आज के दिन में आपके चेयरमैन का पोस्ट 4 साल 5 साल से खाली पड़ा हुआ है, बहाली नहीं हो रही है, एक्टिंग चार्ज है, कितना मुश्किल वाली बात है। अब आप ज्वाइंट सेक्रेटरी को चार्ज दे, ज्वाइंट सेक्रेटरी को काम नहीं है क्या? 1 घंटे जाके पावर सेक्टर चला लेगा क्या? जो फुल टाइम चेयरमैन आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप चाहते हैं आपकी नहीं चलाने, और क्या हो सकता है इसमें? बिल्कुल बेसिकली पीक पावर की बात की कि जो पीक पावर डेफिसिट है उसको शेव करने के लिए या तो हाइड्रो लाएं या गैस लाएं, और गैस इस देश में अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन हमें ऐसा लगता है कि गैस अवेलेबल है, लेकिन ये इंटरनेशनल कंसोर्शियम से नेगोशिएट नहीं कर पा रहे। और दूसरी परिस्थिति हाइड्रो की है कि हाइड्रो में पानी भी एक इशू है, केवल बिजली नहीं है। हमारे सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट पानी भी इसको पूर्ति करते हैं। नहीं, देखिए हाइड्रो प्रोजेक्ट का 3 पार्ट है। हाँ जी। एक है रिजर्वायर प्रोजेक्ट, एक है पंप्ड स्टोरेज, और दूसरा है रन ऑफ द रिवर स्कीम। रिजर्वायर प्रोजेक्ट जो होता है क्या है कि उसमें पानी हम जमा करते हैं। बरसात में पानी, बरसात हमारे पास 5-6 महीने के लिए होता है, 4 महीने के लिए होता है, और पानी को जमा करते हैं, साल भर हम इसको यूज़ करते हैं। तो जब भी पावर में फ्रीक्वेंसीज, देखिए फ्रीक्वेंसी से सब कंट्रोल होता है। और आजकल ग्रिड कोड भी लागू है। ग्रिड कोड में क्या है कि 49.7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेकर 50.2 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है, तो आपका पावर रेट मिनिमम होता है। अब फिर उससे फ्रीक्वेंसी रेंज से बाहर जाता है तो पावर रेट बहुत हाई होता चला जाता है। और इस फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड अगर ज़्यादा बढ़ेगा, सप्लाई कम होगा तो फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगा। डिमांड कम जाएगा, सप्लाई ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगा। तो पावर सेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसमें पावर डिमांड बढ़ना घटना दोनों नुकसानदेह है। इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए, वेरिएबल लोड लेने के लिए हाइड्रो या गैस यही सोल्यूशन है। गैस मान लीजिए किसी कारण से हमारे देश में उतना पैदा नहीं होता है और कॉस्टली है, जो थोड़ा बहुत हो भी रहा है, और इसको दूसरे पर्पस में यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास भगवान ने नदियाँ बहुत दी हैं, तो हमको चाइना से एग्जाम्पल लेना चाहिए। चाइना में 3 गोई प्रोजेक्ट में 12 लाख आदमी को 1 साल में चाइना ने शिफ्ट कर दिया। साहब आपको रिहैबिलिटेशन के स्कीम बहुत अच्छे बने हुए हैं हमारे देश में भी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी नहीं कर रही है, गवर्नमेंट की एजेंसी, उसको सजा देनी चाहिए ना, उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। तो यहाँ गलत तरीक़ा से काम होता है, 30 साल तक हाइड्रो नहीं बनता है, कोई ध्यान नहीं देता है। तो चीज़ है कि जो पॉलिटिकल विल जब तक देश में नहीं होगा और जब तक कि पावर सेक्टर को सुधार नहीं होगा, ये बेकारी की समस्या होती रहेगी और ये डे बाय डे ये नासूर बनता जाएगा। आज देख लीजिए कि लोगों में परेशानी है, कोई भी इंडस्ट्री चला रहा है वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जब पावर करता है तो प्रोडक्शन उसका इकोनॉमिकल नहीं रहता है। तो ऐसी हालत में पावर सेक्टर में सुधार लाना मस्ट है, ये टेक्निकल कंपल्सन है। ये नहीं होगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री कोई बने, इकोनॉमी डे बाय डे वर्स होती जाएगी। आज सबसे बड़ा कारण बनता है, जिसके कारण जो अगर आप पावर नहीं है, रात में सो नहीं सकते हैं, क्लाइमेट का बहुत प्रॉब्लम है। पावर नहीं है तो इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं, कहीं भी आप IT कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं, जनरेटर से नहीं कर सकते, उससे और पोल्यूशन बढ़ता है, डीजल बहुत खर्चा होता है, महंगा पड़ता है। तो ये बताइए कि कैसे काम सुधार होगा इसे, जब तक कि पॉलिटिकल विल नहीं होगा इस देश में, और जब तक कि हम सोचेंगे नहीं इसको, तब तक नहीं होगा। मैं अपने आर्टिकल का कॉपी सब MP को भेजा था, लेकिन एक राज्यसभा के मेंबर ने हमको रिस्पॉन्ड किया, किसी ने सोचा भी नहीं। प्रधानमंत्री का चिट्ठी आ गई, टू गेट इट एग्जामिन, दैट्स ऑल, जो नॉर्मल अप्लाई होता है। तो इसी हालत से तो भाई सुधार क्या होगा, इसका महत्व को कोई नहीं समझता है। तो इसी बात पे प्रसाद साहब आपसे चर्चा जारी रहेगी। इस ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे और इसी विषय पे, जो कि देश में बिजली जो है, बिजली जो समस्या है वह समस्या नहीं रहे,
बिजली ड्राइवर बने इस इकोनॉमी की, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की ड्राइवर बने, इस बात पे हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे कुछ देर एक ब्रेक के बाद। समंदर की लटों में चांदनी का गजरा, पर्वतों की आंखों में बादलों का कजरा, हिंदुस्तान की जान है ये रंग रूप चेहरा, संस्कृति का धनी है राज सुंदर सुनहरा। ओ धर्म यहाँ पे तो मेहमान नवाजी है, सबका दिलों से होता स्वागतम यहाँ। अनंत है अपार है ये प्रांत नहीं ये प्राण है। जय 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 महा महा महाराष्ट्र मेरा, देखो प्यारा महा महा महाराष्ट्र मेरा। महा है महाराष्ट्र। मैं प्रोफेसर अय्यर, प्रेसिडेंट एनर्शिया फाउंडेशन एवं पब्लिशर और एडिटर एनर्शिया आपके साथ फिर वापस, और मेरे साथ आज बहुत अहम व्यक्ति हैं श्री योगेंद्र प्रसाद जी, और हम चर्चा जारी रख रहे हैं। और प्रसाद साहब, अब हम जो बात कर रहे थे बेसिकली कि हमारे यहाँ बिजली एकदम ऐसी समस्या नहीं, बट बेसिकली इसको समस्या के रूप में ना देख के इसको मेजर ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी मानना चाहिए। अभी एक फिगर आया है कि अब हम करीब 825 यूनिट प्रति पर कैपिटा मतलब हम आज ले पा रहे हैं, जबकि चीन के अंदर देखा जाए तो करीब 2000 के करीब है, और अमेरिका का जितना बोला जाए उतना कम 15,000 करीब मेरे को फिगर मिला हुआ है। तो आपको ये जो पर कैपिटा कंजम्पशन है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में आप कैसे रिलेट करते हैं इन दोनों परिस्थिति? देखिए, ये तो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड है कि किसी भी कंट्री की संपन्नता जो है वो पर कैपिटा कंजम्पशन से मापी जाती है। 1952 में एक समय था जब कि चाइना और इंडिया की पर कैपिटा कंजम्पशन ऑलमोस्ट बराबर था, और आज के दिन में चाइना कितना आगे बढ़ गया है और हम कितना पीछे हैं। हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ ही नहीं रहा है, पर कैपिटा 825 बताया नेशनल एवरेज है, जो कि कुछ स्टेट है जहाँ पर काफ़ी बिजली की स्थिति बहुत अच्छी है, कुछ स्टेट हैं जो बहुत कम है। बिहार में तो 100 से भी कम है पर कैपिटा कंजम्पशन एवरेज। तो इसीलिए स्थिति बता रहे हैं कि पावर जब तक जनरेशन नहीं बढ़ाया जाएगा, पावर जनरेशन में भी प्लानिंग होनी चाहिए कि किस चीज़ का जनरेशन बढ़ाया जाए। पावर जनरेशन नहीं कि थर्मल ही बढ़ रहा है, न्यूक्लियर तो बढ़ रहा है। पावर कंजम्पशन जो होता है 24 घंटे की साइकिल में घटता और बढ़ता है। थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं ये बेस लोड के लिए होते हैं, जहाँ फिक्स्ड लोड होता है। 5% से अधिक वेरिएशन होने पर हमको थर्मल और गैस, हाइड्रो और गैस चाहिए, इसलिए कि वेरिएबल लोड ये नहीं ले सकते हैं। ये हाई स्पीड मशीन्स हैं और इसमें वेरिएबल ऑल टेक्निकल रीजन्स है जिसके कारण नहीं ले सकते हैं। और हाइड्रो में क्या होता है कि लो स्पीड मशीन है, और जैसे जरूरत पड़ती है ऑटोमेटिक हम पानी की मात्रा घटाते हैं, बढ़ाते हैं, पावर जनरेशन बढ़ाते हैं, और वो बहुत आसान होता है करना। इसलिए वेरिएबल लोड के लिए चाहे वर्ल्ड की कोई कंट्री आप लीजिए, जहाँ भी हाइड्रो पोटेंशियल था वहाँ पर पहले हाइड्रो पोटेंशियल डेवलप किया गया है, उसके बाद उन्होंने गैस को किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है। अब देखिए प्रॉब्लम होता है कि जब मान लीजिए फ्रिक्वेंसी डाउन हो रहा है, जनरेशन कम है, तो उसमें रिजर्वायर पॉइंट को हम ऑन करके तुरंत फ्रिक्वेंसी को बैलेंस करते हैं। फ्रिक्वेंसी बैलेंस में सारी इकोनॉमी है। और जब जनरेशन ज़्यादा होने लगता है, फ्रिक्वेंसी हाई होने पर रिजर्वायर पॉइंट को बंद करते हैं। उसी तरह गैस में चाहे हाइड्रो में क्या है कि मिनटों में हम प्लांट को बंद कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको न्यूक्लियर थर्मल में नहीं है। और भी बहुत सारी रीजन है, जो टेक्निकल रीजन है, जो कि हम कभी टेक्निकल सेमिनार हो तो वहाँ बता सकते हैं, जो कि समझने वाले लोग हों। तकनीकी रूप से अभी पता है, तकनीकी रूप से ये मिक्स होना बहुत जरूरी है। इसलिए किया गया है कि 40-60 मिक्स। हम लोगों ने हाइड्रो को बहुत आगे बढ़ाया। अब हाल में ही एक सेमिनार हो रहा था जहाँ पर एज एक्सपर्ट हम भी गए थे। जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि साहब 19% पर अब आ गया हाइड्रो और पुअर हो जाएगा कंडीशन, तो सिक्योरिटी पावर वहाँ पर खुद बोलते हैं कि क्या है 16% हो जाएगा। समझदारी तो है नहीं, ब्यूरोक्रेट को तो समझदारी नहीं है टेक्निकल मैटर की, वो हमारे यहाँ हेड करते हैं, उनकी बातें सुनी जाती है। तो इसलिए देश का हालत इसी है। क्यों नहीं सोचते हैं कि अमेरिका में 1 मिनट बिजली कट जाती है तो हंगामा मच जाता है, कितना अलर्टनेस हो जाता है। यहाँ कटती है तो कहा जाता है कि साहब अमेरिका में भी बिजली कट रही है। अरे क्या बात करते हैं, जितनी आपदा वहाँ आती है वो आपदा यहाँ आती नहीं है। वहाँ तो कभी साल में एक बार कट गया, यहाँ तो रोज़ ही आप देखिए कौन सा एरिया है दिल्ली का, पूरा देश का, जहाँ बिजली नहीं कटती है। देहातों में तो कहा जाए तो 2 घंटा भी बिजली आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। कोई जाके एक्चुअल सर्वे करके देखे कि 2 घंटा भी बिजली देहात में नहीं आ रही है।
सर इसमें एक परिस्थिति है जरूर कि इतना अंधकार दिख रहा है, इतना हम समझ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा स्टेट है जो मैं भी काफ़ी जाके आया हुआ हूँ और मैं वो ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा, वो है गुजरात। देखिए वहाँ पर मैं तो रूरल सेक्टर में, हम कच्छ की तरफ गए थे तो वहाँ भी 24 घंटे बिजली गांव में भी मिल रही है, और जबकि वहाँ गांव में ऐसा नहीं कि वो फ्री बिजली मिल रही है, मैंने ये भी देखा कि कुछ पैसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, वो आपका एग्रीकल्चर पंप सेट उसमें थोड़ा उस पर फ्री मिल रहा है, वो खाली 2-3 घंटा मिल रहा है, लेकिन वैसे गांव-गांव में 24 घंटे बिजली दे पा रहा है। तो एक स्टेट कैसे कर पाता है? अभी मैं जिस तरह यही परिस्थिति मैंने थोड़ी छत्तीसगढ़ में देखी, पूर्ण रूप से नहीं देखी क्योंकि उनकी TND लॉसेस अभी भी हाई हैं, परंतु वो भी कोशिश कर रहा है। तो अगर ये एक आध राज्य भी कर पा रहे हैं तो बाकी भी राज्य इसको कोशिश क्यों नहीं कर सकते? नहीं, करने के लिए बाकी राज्य बोल रहे हैं कि हम कर देंगे, केवल बोल रहे हैं, बोलने से नहीं होगा। गुजरात ने करके दिखाया है, गुजरात का फिगर हम भी देखे हैं, गुजरात में हम भी जाकर देखे हैं, दुनिया देखी है। वहाँ चीफ मिनिस्टर अपना एक्शन लेते हैं, उसके अनुसार काम होता है, वहाँ डिसीजन पेंडिंग नहीं होता है, जो बोलते हैं उसको काम होता है। बाकी राज्यों में नहीं हो रहा है, इसलिए काम आगे नहीं बढ़ता है। तो आपका ये कहना अभी वो सी बात पे आ गया कि पॉलिटिकल विल थोड़ी कम। पॉलिटिकल विल की बड़ी जरूरत है, पॉलिटिकल विल नहीं होने से डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। जो काम नहीं करे उसको निकालो, बाहर करो। यहाँ है कि चापलूसों का राज हो गया, जो अच्छे बात करते रहते हैं, अच्छी बात जो पॉलिटिकल विंग में जो पसंद आता है वो बोलिए तो उसको सब लोग लाइक करता है, अगर सही बात सच बात बोल दीजिए तो कोई लाइक नहीं करता है। तो हम सेल्फ क्रिटिसिज्म या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। समाज बन रहा है। यस, समाज बन रहा है कि जो अगर जो आपका पॉलिटिकल बॉस चाहता है उसके हाँ में हाँ मिलाइए तो सब कुछ अब ठीक है, नहीं मिलाइए आप कोई काम के नहीं है। तो ये जो परिस्थिति है ये उत्पन्न हुई है और इसको ही बदलना, आपको ये वैचारिक रूप से इस चीज को बदलना बहुत जरूरी है आपकी नजर में? बहुत जरूरी है। नहीं बदलने से मैं नहीं बताता हूँ कि देश में कोई भी समय नहीं है, क्योंकि लोग बेकार होते चले जा रहे हैं, पावर का कट हो ही रहा है, तकलीफ हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और हमारे नौजवान बेकार होते जा रहे हैं। फाइनली वो क्या है, क्राइम में करने के विवश हो रहे हैं। यह कहा जाता है कि भूखा कौन सा पाप नहीं कर सकता, भूखितम किम न करोति पापम, वही बात हो गई है। तो हम कितना, जो क्राइम को रोकने के लिए हम कितना पुलिस फोर्स पैदा करेंगे, पूरा पॉपुलेशन का आधा भी कर देंगे तो क्राइम नहीं रुकेगा, क्योंकि बेकारी समस्या बढ़ रही है। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक अवेयरनेस बढ़े और पॉलिटिकल बॉसेस इस बात को सबसे अधिक इंपॉर्टेंस दें। हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट कौन क्या होता है, मंत्रालय बढ़ाता है, होम मिनिस्ट्री। पावर मिनिस्ट्री के लिए कोई चिंता नहीं किसी को, कभी किसी को ड्यूअल चार्ज मिलता है, कभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसको हेड करते हैं। दिस इज द सिचुएशन इन दिस कंट्री। जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होना चाहिए, फाइनेंस रह के क्या होगा, आज आपके दिन में आप प्लान कीजिएगा, आप अरबों रुपए दे दीजिए, नहीं 5 साल से कम में पावर प्लांट आप नहीं बना सकते हैं, कोई भी आदमी वर्ल्ड का नहीं बना सकता है। तो कैसे होगा, यहाँ तो 10 साल 12 साल लगते हैं। यहाँ का जो बहुत सा प्रॉब्लम है, लैंड एक्विजिशन नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, कोई हेल्प नहीं करता है, तो कैसे सुधार होगा? इसी मुद्दे पे एक मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमने कुछ बीच में अभी हम लोगों ने इनर्शिया के अंदर, मैगजीन के अंदर एनालाइज किया और ये जितने UMPP हैं, हमने काफ़ी क्रिटिसिज्म किया कि UMPP मूव नहीं कर रहे थे, जो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट बनाए उन्होंने थर्मल के। तो इस विषय में कम से कम मुंद्रा का जो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट है टाटा का, वो 36 महीने में करीब कंप्लीट हुआ और वो अदानी वाला भी इसी तरह का मतलब कम समय में कंप्लीट हुआ और ग्रिड पे आया। तो ये इस तरह से हमारे जो पॉकेट्स ऑफ एक्सेलेंस कैसे पैदा हो रहे हैं, जबकि ये दोनों प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, वो पावर प्लांट तो बन गए, लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अभी टाटा का पावर प्लांट से अभी प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा है। सच्चाई आपको मालूम होना चाहिए। जब तक हाइड्रोथर्मल मिक्स प्रॉपर नहीं कीजिएगा, 600 मेगावाट 800 मेगावाट के प्लांट जो अगर बंद होंगे ना, फिर स्टार्ट नहीं हो पाएंगे, बहुत सा प्रॉब्लम आएगा और कॉस्ट वेरिएबल होता रहेगा। लो हाई फ्रीक्वेंसी होने से प्लांट डैमेज होता है बहुत जल्दी, जो थर्मल पावर प्लांट होता है। तो कहीं कहीं तो भाई थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में तो जल्दी हो जाती है। डिफ़िकल्ट चीज़ है जो सब जो चीज़ से ज़्यादा फायदा उसको बनाने में डिफ़िकल्टी जरूर होती है। लेकिन हाइड्रो के अलावा कोई रास्ता उसका नहीं है। जब तक हाइड्रो मिक्स ठीक नहीं करेंगे तो प्लांट ठीक से चलेगा ही नहीं चलेगा। मतलब थर्मल को भी नुकसान होगा इससे? काफ़ी नुकसान होता है ना। हाई देखिए, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ द मशीन एंड फ्रीक्वेंसी अप डाउन होने से मशीन का स्पीड बदलता है, उससे काफ़ी डैमेजेस होते हैं। और मशीन जो डिज़ाइंड है पावर प्लांट के अंदर, वो आपको सिंक्रोनस पावर स्पीड के लिए है, सिंक्रोनस स्पीड के लिए डिजाइन है। मतलब कि मशीन की डिमांड ऐसी होनी चाहिए, जो जनरेशन हो डिमांड में चला जाना चाहिए, फ्रीक्वेंसी वेरी ना करे, उसे लोड वेरी नहीं करे। सिंक्रोनस स्पीड मशीन में जो स्पीड है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि जो बैलेंस है, जो 60-40 का पहले किया गया था, उसी की ओर फिर से हमें अग्रसर होना पड़ेगा? वो होना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है दूसरा उसका।
आज करें या ना करें, हाँ जी, हमारी इकोनॉमी सुधर नहीं जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बेकारी बढ़ रही है, कल होगा सिविल वार भी हो सकता है अगर पावर प्लांट को सुधार नहीं किया जाए तो। अब पावर की सप्लाई 24 घंटा नहीं देने से कोई सोल्यूशन नहीं है, इससे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे देश में कुछ भी नहीं है। सर एक और सवाल इसी में इस मुद्दे पे आपको पूछना चाहूंगा कि आज थर्मल पावर प्लांट भी करीबन 6 से 7 करोड़ पर मेगावाट पे आ गया है। हाइड्रो मैं सुन रहा हूं कि 8 से 9 करोड़ पर मेगावाट पे पहुंच गया, क्योंकि आप इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और जो डिलेस जो हैं उसको लेंगे तो और जबकि हम सौर ऊर्जा जो देख रहे हैं, बड़ी अजीब परिस्थिति है कि सौर ऊर्जा जो 22 करोड़ पर मेगावाट होता था 2 साल पहले, वो इस वक्त जो लास्ट टेंडर अभी 2 दिन पहले हुआ है 6.5 करोड़ पर मेगावाट गवर्नमेंट का टेंडर आया है। तो ये जो सौर ऊर्जा का जो प्रक्रिया है, भले ही वो 6-6.5 घंटे अवेलेबल है, ये थोड़ा सा बेस लोड की परिस्थिति में ही जा रहा है, लेकिन इससे थोड़ी इंप्रूवमेंट तो हो रही है। नहीं इंप्रूवमेंट तो होगा। देखिए सौर ऊर्जा भी बढ़ना चाहिए, सौर ऊर्जा को हम ऑलवेज सपोर्ट करते हैं, सौर ऊर्जा बढ़ना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंटिन्यूअस सोर्स तो है नहीं। आप अगर बैटरी बॉन्ड लगा कर रात में चलाने की कोशिश करते हैं, फिर सीजन की बात है, जब पानी बरसता है, बादल आ जाता है, नहीं होता है, तो सवाल है कि सारे मिक्स रखना पड़ेगा। सौर ऊर्जा भी एक अल्टरनेटिव है जिसका कॉस्ट भी काफ़ी अब कमा है, लेकिन वो परमानेंट अल्टरनेटिव नहीं है। बाकी सपोर्ट है वो खरोल, परमानेंट अल्टरनेटिव है कि हाइड्रो को पूरा डेवलप कर दीजिए। अपने देश में 5 लाख मेगावाट से अधिक हाइड्रो प्लांट बन सकता है, जिससे पता नहीं कितना पैसा ऑयल बचेगा, ऑयल का खर्चा कम होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज कम होगा। इस पर पूरा आर्टिकल मैंने दिया है पहले चेयरमैन जब NHPC था, मैंने गवर्नमेंट को सारी चीज़ें दी हैं। और रिमोट एरिया के में हाइड्रो प्लांट रहता है तो वहाँ रिमोट एरिया का डेवलपमेंट भी हो जाता है, और रिमोट एरिया का डेवलपमेंट में जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होता है उसको आप रूरल डेवलपमेंट के फंड में खर्च कीजिए, तो हाइड्रो का खर्चा ऐसे ही कम हो जाएगा, 6 करोड़ मेगावाट हो जाएगा। क्योंकि रोड तो भाई आपको देना ही है, देहात एरिया में वाटर सप्लाई देना है सबको, तो वो सब जो का बजट है वो खर्च कर दीजिए उस डेवलपमेंट में, उससे हाइड्रो का काम चल जाएगा। तो हाइड्रो का नहीं होता है 5-6 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर साइड का डेवलपमेंट जो होता है, जाने के लिए ब्रिजेज बनाना है, रोड बनाना है, सरकार को बनाना ही है इसे। ये तो डेवलपमेंट प्लान के डेवलप प्लान का हो, उससे रोड डेवलपमेंट प्लान के अंदर खर्चा हो। बहुत मूल बात बोल रहे हैं कि हाइड्रो पावर के अंदर इतना खर्चा नहीं हो रहा है, बल्कि हाइड्रो के पूरे डेवलपमेंट में चूंकि एरिया का डेवलप करते हैं, सारा खर्चा इंक्लूडिंग जो इरिगेशन सारा चीज सारे खर्चा उसको लोड कर देते हैं। मल्टीपर्पस उसका। अच्छा, दूसरा क्या है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने के बाद डे बाई डे सस्ता होता है, इन्फ्लेशन उसको होता नहीं है, बाकी में तो बढ़ता चला जा रहा है, कोयले का दाम बढ़ा, तेल का दाम बढ़ा, एक तो फ्यूल का इन्फ्लेशन तो है ही। तो इसलिए तो इस बात को, अच्छा हमारे देश में भगवान ने जब इतना ज़्यादा दिया है सुविधा, तो उसे हम डेवलप क्यों नहीं करते हैं? डेवलप नहीं करेंगे तो नहीं सुधार होगा। कहा जाता है और बड़ा अच्छा इसका फिगर है कि हमारे देश में पूरे विश्व के अंदर 18% आबादी है, लेकिन हमारे पास पानी के जो स्रोत हैं वो केवल 4% है। ऐसी जो विडंबना है हमारे सामने, इसको भी आप रख के कैसे आप हाइड्रो पावर को देखिए, उस तरह से देखिए बता रहा हूँ। तो रिजर्वायर प्रोजेक्ट हम आपसे बात किया, जो रिजर्वायर में पानी रखेंगे और जब पावर जनरेशन के बाद पानी रिलीज करते हैं, तो नेचुरली जो पानी हम जैसे मान लीजिए बरसात में जितना पानी है इकट्ठा कर लेते हैं रिजर्वायर के अंदर, तो पानी तो आपको हमेशा अवेलेबल रहा। पावर जनरेशन में कोई पानी खर्चा नहीं होता है, केवल हायर रिज से नीचे रिज में लेकर के टरबाइन चला के पावर पैदा कर लेते हैं, तो वो पानी साल भर जमा रखते हैं, तो उससे पानी की समस्या भी समाधान हो जाएगी। तो बड़ा बड़ा रिजर्वायर बना के उसमें पानी जमा कर लीजिए, जो आप हार्वेस्टिंग के लिए थोड़ा बड़ा जब जमा कर, दूसरे काम नहीं चलेगा। अच्छा, टनल के अंदर भाई पानी जब छोड़ते हैं तो सालों जहाँ भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाए हैं टनल के अंदर पानी छोड़ते हैं, तो उस एरिया का भी जो ड्राइनेस है ख़त्म हो जाता है, पानी का लेवल उठ जाता है और पानी हम स्टोर कर पाते हैं। तो इसमें आपने इस सेगमेंट में बताया, दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि प्रसाद साहब ने इस सेगमेंट में बताया कि कितना ज़रूरी है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट। इसी बात को लेकर हम आगे की चर्चा करेंगे इस छोटे से एक ब्रेक के बाद। So many of our dreams at first seem impossible, then seem improbable, and then when we summon the will, they soon seem inevitable. Christopher Reeve. 30th December 2010. Foundation ceremony of Gujarat's solar park. 12 months later, 28th January 2012. 214 megawatts of solar power commissioned at world's first multi-developer, multi-facility
multi-technology, multi-beneficiary solar park at Charanka village, district Patan, Gujarat. 19th April 2012, Gujarat dedicates 500 megawatt power generation capacity to the nation, as Asia's largest solar park is formally inaugurated in Gujarat. We are doing this mainly to contribute in the war against global warming and climate change. The story of Gujarat's solar park is a historic feat in itself. Visualized, planned, and swiftly implemented in record time of under a year, the most notable aspects were its execution and the political willingness to go the extra mile. A plethora of complexities had to be resolved before the park could see the light of day. Acquiring land, developing infrastructure, and handing over plots to individual developers had to be done simultaneously, while sensitively handling the issue of encroachment of land pockets by locals. Approach and internal roads had to be built. Reservoirs and systems for storing, treating, and distributing water had to be created. The project site fronted the desert of Kutch, and harsh weather conditions proved to be major constraints, with frequent flooding and the remoteness of the village adding to construction costs. Total quality management played a crucial part in achieving the success of the project, with a regularly monitored, web-based system specially developed to ensure the timely accessibility of both data and information. While 1,500 laborers diligently worked round the clock, developers were taken into confidence through periodic meetings where they were updated regarding the project's development and revisions at every stage. A team of experienced officials were available on-site 24/7 to promptly address clearance and approval issues. This helped to eliminate redundancies and reduce the duplication of efforts. Activities were completed within the scheduled time frame, as every member of the project worked steadfastly around bottlenecks and ensured that the project was commissioned within schedule. A win-win project for all segments, the solar park saw many far-reaching consequences. Uniquely integrating environment, infrastructure, and social perspectives, the park led to vast areas of government wasteland being put to good use, with gainful employment benefiting larger rural sections and communication networks and irrigation water flowing through villages. This innovative approach will contribute to India's energy requirements and will create jobs and welfare without generating additional greenhouse gas emissions. As a prime example of energy conservation, with rainwater harvesting, carbon emission reduction, and groundwater recharge happening on a continual scale, the Gujarat Solar Park at Charanka bears testimony to one truth: that harnessing divine energies is the only way forward. And having the courage to go beyond one step today is the only way to a better tomorrow. Gujarat Solar Park at Charanka, partnering a journey of brilliance. स्वागत है दर्शकों, मैं प्रोफेसर अय्यर, एडिटर एंड पब्लिशर इनर्शिया एवं प्रेसिडेंट इनर्शिया फाउंडेशन, आज श्री योगेंद्र प्रसाद जी के साथ। प्रसाद साहब, हमने ये बात सौर ऊर्जा की अभी करी, मैं इसको कंटिन्यू करते हुए कि हम जो ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, देखिए सौर ऊर्जा रिन्यूएबल है, विंड भी रिन्यूएबल है, और एवं हाइड्रो तो सबसे बड़ा रिन्यूएबल है, जिसको अभी भी रिकग्निशन नहीं दी गई है। मैं देख रहा हूं कि सरकार के गैजेट के अंदर केवल जो स्मॉल हाइड्रो है उसी को रिन्यूएबल कहा जा रहा है, क्योंकि बड़ा अजीब परिस्थिति है। पूरा का पूरा हाइड्रो रिन्यूएबल है, 25 मेगावाट हो या 1000 मेगावाट हो या 50,000 मेगावाट हो, हाइड्रो तो पूरा रिन्यूएबल होना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल रिन्यूएबल होना चाहिए। इस पर तो काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल लिखा गया, लेक्चर दिया गया, सेमिनार किया गया, और हाइड्रो पावर को इम्पोर्टेंस देने के लिए जब 50,000 मेगावाट हाइड्रो प्लान लॉन्च किया आदरणीय श्री वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे 2003 में, लेकिन अफसोस की बात है कि उसके बाद भी
1 मेगावाट तो ऐड नहीं हुआ उस 50,000 मेगावाट में से। प्लान तो प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता है कंट्री के लिए करता है, कागजी प्लान रह गया, सोचा ही नहीं। इसलिए क्या बात का है कि सोचने की किसी को ज़रूरतें नहीं मालूम पड़ रही है। अजीब लगता है कि हम लोग टेक्निकली बैंकरप्ट हो गए हैं। इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी अथॉरिटी बनी हुई है, देश की बड़ी संस्था है, मेरे उनके को अफसरों से बात होती है, वो लोग भी कहता है कि साहब कौन गले में घंटी बांधेगा, कौन सरकार से झगड़ा करेगा, तो कोई आदमी बोलना ही नहीं चाहता इस बात को, सच्चाई को। सर कोई ये गैग ऑर्डर है कि डेवलपमेंट के खिलाफ बोलेंगे नहीं, गैग ऑर्डर है, तब वही है, गैग ऑर्डर हो गया है तब वही हो रहा है। हम कहते हैं हमारे यहाँ तेल की कमी, कोई एक बार भी सेमिनार होता है, कोई बात अगर बात होती है तो कोई सुनता है सब लोग कि भाई मंत्री क्या कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है, उसकी बात तो सुन ली जाती, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, फिर कोई एक्शन नहीं हुआ। आज तक बहुत लोग कहता है करप्शन हो गया, अरे कामवान नहीं हुआ तो उस पर कहने तो सजा देते हो किसी को, कोई सजा होती है किसी को? जो आदमी काम नहीं करता है वही सरकार में तरक्की पाता है, जो निकम्मे है वो चाहते हैं उनके। सर एक इनका क्लेम एक आया है जो हमने भी थोड़ा सा अलग ढंग से देखा, लेकिन एक क्लेम किया जाता है कि पिछले प्लान में करीब 55 गीगावाट ऐड हुआ, जबकि क्रिटिसिज्म हम लोग का ये है, जो आपसे पूछना चाहूंगा आपका व्यू, कि हम ये स्पिलओवर को लेके हम डेवलप हुए, ये तो इस प्लान का डेवलपमेंट नहीं था। देखिए साहब, आपकी क्या व्यूज है इसके? मैं आपको ये सब बोलूँ तो बहुत ही खराब लोगों को लगेगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही आप देख लीजिए, एक्सेप्ट 7 5 ईयर प्लान में भी क्या हुआ कि पीछे का जो बैकलॉग प्रोजेक्ट था कुछ बन गया, कभी 50% टारगेट भी अचीव नहीं किया गया। और टारगेट बनता है कि आज 1 लाख मेगावाट, सेमिनार में 3 महीने के बाद उसका रिवाइज टारगेट होता है, फिर उसका रिवाइज टारगेट होता है। यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज तक कभी भी किसी प्लान में 7 प्लान छोड़ के 50% भी अचीव नहीं किया गया, मतलब कहने का, और इसके लिए किसी को सजा नहीं होती है। सवाल है कि सजा क्यों होगी? सब तो सबसे बड़ा टॉप से लेकर बॉटम तक एक ही बात तो बोलते हैं, हाँ साहब शुरू में बोल दिया जाएगा इलेक्शन है, पावर टू ऑल 2012 में बोला गया, 2003-4 में ही बोला गया, वो तो पावरलेसनेस टू ऑल, और हम उसमें केवल अपने मंत्री के, हमारे शिवसेना के मंत्री जी थे गीतेश साहब को बोल दिया कि साहब पावर टू ऑल की पावर टू नन, उनको गुस्सा चढ़ गया। तब अब क्या है, गाँव में कहीं पावर ही नहीं है। तो सवाल है कि देखिए, बोलने का सवाल है कि जब तक कि विजनरी आदमी हमारा टॉप पर नहीं होगा, ये देश तरक्की नहीं कर सकता है। विजनरी होना चाहिए। हाँ जी। कोई कहेगा इकोनॉमिस्ट है, कोई कहेगा साइंटिस्ट है, कोई कहेगा बड़ा इंजीनियर है। भाई आप हो क्या, जो चीज़ आज होना चाहिए वो अब 20 साल बाद आप सोचते हो। हम लोग बात करते हैं हम अमेरिका से बड़े हो जाएंगे, चाइना से बड़े हो जाएंगे, अरे 20 साल बाद क्या होने वाला उसको तो सोचो। तो आप सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारी जो प्लानिंग की प्रक्रिया है वो केवल शॉर्ट टर्म हो गई है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म हो गई है, और प्लानिंग में कोई चीज अचीव नहीं होता तो बड़े सरकार भी खुश हो जाती है, पैसा बच गया। मतलब हमारे बच्चे भी अगर रिपोर्ट कार्ड लाएं, हम चाहते हैं 90% स्कोर करें, पर सरकार की रिपोर्ट कार्ड 50% भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, 50% को तो बहुत बड़ा बात कह दिया आपने। सरकार में आज तक काम नहीं करने से किसी को सजा हुई है? सारे स्कैम जो खुल रहे हैं आज, करप्शन हो रहा है, नहीं काम करने से कितना बड़ा करप्शन है। बिल्कुल, वो तो देश के खिलाफ गद्दारी है। तब तो गद्दारी हो रही है देश के खिलाफ, उसका तो कोई सोच नहीं रहा है, जिसके कारण सारी तकलीफें हैं आज। तो ये सोचना पड़ेगा साहब देश के लिए। राइट सर, इतना होने के बावजूद भी अगर देश की, मैं देख रहा था कि हमारी जो जीडीपी है 1.8 ट्रिलियन पे पहुंच गई है, इतनी बुरी परिस्थिति के बाद भी। ये मतलब ये क्या एक इंस्पाइट ऑफ इकोनॉमी बन रही है, बिकॉज ऑफ नहीं? बिकॉज ऑफ तो कुछ नहीं हो रहा है, जिस तरह हम बता रहे हैं हमको, ये तो इंस्पाइट ऑफ इकोनॉमी है। तो मतलब क्या ये इंडियन जो है या जो भारतीय जो है, ये इतना आशावादी है कि ये उसमें भी काम करके दिखा रहा है? करे दिखाई रहा। देखिए बिहार, इंडिया के लोग जो हैं, जो विदेशों में गए हुए हैं, क्या नाम कर रहे हैं, कितना पोटेंशियल है उनमें। आज हमारे लोगों को काम करने का काफ़ी पोटेंशियल है, मेहनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। लेकिन हम तो भाई, अब जीडीपी ग्रोथ की जो बहुत बातें होती है, कागज़ में बहुत कुछ कहता है, हमारे देश में कोई स्टारवेशन नहीं है, लेकिन गरीब से गरीब बढ़ते जा रहे हैं रोज। दूसरी बात बताइए ना, हम जीडीपी ग्रोथ क्या हो रहा है उस पर हम ज़्यादा नहीं जाते हैं, खाली कहानी कहने से नहीं होगा। हमारे यहाँ भुखमरी की समस्याएं बढ़ रही हैं, लोगों को बेकार की भाता दे करके खुश करने से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, अर्बन सेंटर में तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन रूरल का बहुत बुरा हाल है। ग्रोथ अर्बन में भी कहा है, करप्शन से ग्रोथ हो रही है, खाली दिखाई पड़ रहा है कि मनी आ रहा है, इधर से उधर लॉन्ड्रिंग हो रही है। ग्रोथ तो क्या हो रहा है? रियल टाइम ग्रोथ नहीं है। रियल टाइम ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हो रहा। देख लीजिएगा, एक दिन विस्फोटक की स्थिति खड़ी हो जाएगी। कितनी ग्रोथ दिखाई पड़ी 5 साल पहले, कैसा हालत आज हो गया है। मार्केट में पैसे नहीं है, प्राइसेज सब्जी के बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को अच्छी खाने नहीं मिल रहे हैं, हेल्थ अच्छा नहीं है। अस्पतालों में जाकर देखिए लोग कितना बीमार पड़ता जा रहा है। पहले इतना बीमार पड़ते थे, इतना अस्पताल था। दिल्ली के जिस अस्पताल में जाइए तो हजारों
रोगी पड़े हुए हैं। सर सरकार तो ये बोलती है, अब सरकार की बात है, सरकार बोलती है कि ये तो ग्लोबल रिसेशन है और हमको इम्पैक्ट होगा, उनका तो ये रीजन हो जाता है। इस रीजन का क्या काउंटर देंगे आप? नहीं ग्लोबल कुछ नहीं है। हमारे देश में एजुकेशन बढ़ जाए। देखिए इलेक्ट्रिसिटी एजुकेशन दो चीज़ की जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो एजुकेशन भी नहीं होगा, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, कुछ बिजली नहीं हो तो क्या करेंगे, कंप्यूटर भी नहीं चलेगा, अब तो बिना कंप्यूटर का काम नहीं चलेगा, उसके लिए बिजली की जरूरत है। तो इलेक्ट्रिसिटी एजुकेशन ये नहीं होने से कुछ नहीं होगा। और थर्ड है एफिशिएंसी, काम में एफिशिएंसी नहीं आएगी। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो आदमी अच्छा काम नहीं कर सकता। रात में सोएगा नहीं, बिजली बिना, दिन में काम क्या करेगा? जब फंडामेंटल समझना पड़ेगा, फंडामेंटल जब तक नहीं समझेंगे हमारे पॉलिटिकल बॉस से सुधार नहीं हो सकता है। इसी के विषय में मेरे को बड़ा अच्छा फिगर याद आ रहा है कि इस वक्त महाराष्ट्र जो सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य माना जाता है, उसके करीब 25 गीगावाट करीब बिजली है। और मैं ये सुन रहा हूँ कि गुजरात भी करीब 25 गीगावाट अभी बन जाएगा। जबकि मैं यूपी जो हमारा सबसे पॉपुलस स्टेट है, इसमें सबसे ज्यादा आबादी है, उसकी मैं देख रहा था केवल 10 गीगावाट उसके पास है। तो ये बड़ा आपको बड़ा स्क्यूड डेवलपमेंट मॉडल नहीं लग रहा कि जो राज्य जिसके अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या ज्यादा है लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जो पॉलिटिशियन टॉप में रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा ना, वो सोचते क्यों नहीं है? एक चीज को कभी सोचा कोई कि भाई साल हमने प्लान बनाया कि इस 5 ईयर्स में इतना मेगावाट हम ऐड कर देंगे या साल में इतना ऐड करेंगे? नहीं होता है तो रिव्यू क्या करते हैं लोग, मीटिंग क्या करते हैं? नहीं हुआ तो क्या किया उसमें? कभी किसी को पनिशमेंट इधर स्पीड ओवर हो रहा है, बातें होती है, मुख्यमंत्री जी बुलाकर डांट दिए कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, हो गया। कहानियां हो रही हैं खाली, रियल टाइम कोई कुछ नहीं। और टैरिफ भी बढ़ते जा रहा है। अभी तो टैरिफ तो अभी डोमेस्टिक टैरिफ 6 रुपया 25 ना इतना बढ़ते जा रहा है कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। 6 रुपये 25 पैसा डोमेस्टिक टैरिफ है तब देश का एवरेज, और मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल टैरिफ 10 के ऊपर चला गया तब एवरेज जगह सब जगह। और हम ग्लोबल मार्केट में कैसे कम्पीट करेंगे इतना हाई रेट पर बिजली देंगे? तो उसके बाद भी सर एक कहना पड़ेगा कि इवन एडवांस कंट्रीज लाइक जर्मनी आप देखिए, बाकी भी देखिए, तो वीज की परिस्थिति, जो बिजली की परिस्थिति है, वो कभी भी सस्ती नहीं हो पा रही है। नहीं सस्ती ना हो लेकिन हमें मिले तो मिलता तो है, वहाँ मिलता 24 घंटे। अगर यहाँ कट के मिलता है तो उसमें नुकसान तो होता है प्रोडक्शन में। जैसे जर्मनी का रेट बताता हूँ मैं आपको, इस वक्त 22 रुपया पर यूनिट है। ठीक है, जर्मनी का रेट है तो जर्मनी का मनी का इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, वो तो सोचिएगा ना, मनी का जो वैल्यू है अब डॉलर से तुलना मत कीजिए। लेकिन आप कहिए कि जिस रेशियो से बढ़ता चला जा रहा है, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। हम कहते हैं जो कोल ब्लॉक का हल्ला हो रहा है, इतना अलॉटमेंट हुआ तो कोल ब्लॉक चालू क्यों नहीं हुआ? तो 6 महीने में कैंसिल कर दिया जाता ताकि कोल का शॉर्टेज भी नहीं होता। कोल ब्लॉक भी नहीं लगा, शॉर्टेज भी कोल का हो गया, करप्शन भी हो गया, क्या ये सब चक्कर चल रहा है? बिल्कुल। अच्छा, इसमें अरुणाचल के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा, जो हमारा करीब आपने 5 लाख मेगावाट हमारे पास है बता रहे हैं, 1.5 लाख तो अरुणाचल के अंदर ही पड़े हैं। और ये बड़ी अजीब परिस्थिति है कि उसका जितना भी डेवलपमेंट है सब रुका ही रुका लग रहा है, हमें कुछ होता हुआ नहीं लग रहा। वहाँ क्या होगा? वहाँ तो मैं काम कराया हूँ, कहा था कि NHPC की तरफ से मैं 23,000 मेगावाट का सर्वे करवा करके DPR तैयार किया, और उसके कारण कोई लायक उसको नहीं किया, सब प्राइवेट सेक्टर दिया। प्राइवेट सेक्टर से भी नहीं बन सकता है हाइड्रो, इतना आसान नहीं है, उसमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करनी पड़ती है, इतना कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है कि पॉसिबल नहीं होता है। सरकार की मदद चाहिए ही चाहिए। तो जॉइंट सेक्टर क्यों नहीं किया इन्होंने? तो करने का मन हो तब ना, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों अगर मिल जाते और कुछ जॉइंट सेक्टर मॉडल निकालते हैं। देखिए इसकी भी जरूरत नहीं थी, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा काम चल रहा था हाइड्रो में। कुछ चीज़ें हैं जहाँ की करना पड़ेगा। देखिए कॉन्ट्रैक्टिंग तो आपको लाना ही पड़ेगा ना प्राइवेट सेक्टर का। नहीं लाए ना, कॉन्ट्रैक्टर तो होता ही था, प्राइवेट सेक्टर काम करता था। गवर्नमेंट का एक अंकुश रहता है। देखिए मान लीजिए कि रिहेबिलिटेशन करना है, उसमें DM को मदद करना है, कमिश्नर को मदद करना है, रिहेबिलिटेशन में स्कीम बनना है, तो सरकारी कंपनी होने पर जल्दी होता है, प्राइवेट को तो हेल्प नहीं करते हैं लोग। नहीं, प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रैक्टर का ये कहना है कि उन्हें सरकार इस तरह से दिखाती इवन कॉन्ट्रैक्टर को कि उसको कैसे पेनलाइज किया जाए, ना कि उसके साथ काम करने की। जैसे आपके समय में ऐसा कहते थे लोग, हमको बताते हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कहते हैं कि जब आपके समय था तो कॉन्ट्रैक्टर को पार्टनर समझा जाता था, अभी समय ऐसी है कि इसको कैसे पेनल्टी लगा दिया जाए। सवाल है, देखिए आज के डेट में काम नहीं कैसे हो इसका सोचा जा रहा है। सवाल है कि कॉन्ट्रैक्टर एंड डिपार्टमेंट एक ही गाड़ी के दोनों पहिया हैं, दोनों पहिया ठीक से नहीं चलेगा तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी, ये समझना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर का अगर क्लेम जेन्युइन है तो इमीडिएटली सेटल करिए। आज टेंडेंसी आ गई है, समझदारी तो है नहीं,
हम बॉस हैं, हम नहीं करेंगे, तुम जाओ मरो। अरे भाई फाइनली नहीं काम होने से देश बर्बाद हो रहा है। एस्केलेशन करके जो प्रोजेक्ट एक साल में बनना चाहिए 10-10 साल नहीं बन रहा है, तो इसमें कोई सवाल है ना। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा कल्प्रिट है पॉलिटिकल बॉसेज लोग। वो किसी को सजा देते हैं क्या इसके लिए? इतना डरा दिया है सिस्टम को कि कोई आदमी डिसीजन नहीं ले रहा अभी। तो ये सब चीज हो रहा है अभी। राइट। अभी ये हमारी जो सर सार्क के अंदर मैं इस बात को पूछना चाहूंगा, जैसे अभी देश की इंटरनल बात तो हो गई हाइड्रो में, सार्क की जो बात है, जो भूटान के साथ हमारा अच्छा कोऑपरेशन चला, इसके बारे में आपको क्या लगता है? वो तो थोड़ा सक्सेसफुल हुआ है मिनी रूप से, तो क्या यही एक चिराग है अंधेरे के अंदर? देखिए, कहने के लिए तो चिराग है, क्या है, अपना देश पहले सुधार करे। इस सार्क को जो बातें करता रहे कि सार्क के अंदर बातें कर लेते हैं, एक बार मीटिंग कर लेते हैं 3 महीना 6 महीना में, उससे कोई ज़्यादा सुधार नहीं होना है। पहले हमारे देश के जो पॉलिटिकल बॉसेज हैं अपने देश को पहले सुधार करें, तो सार्क बनावे, चाहे और भी जो बनाना है बनाते रहें। वो तब आपको एक दूसरे जगह से क्राइम रोकने के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरत है कि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। यहाँ तो डेवलपमेंट का सवाल है, आपको तो खुद अपना करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपका ये कहना है कि हर स्टेट, जिस तरह से कुछ स्टेटों ने किया, जैसे गुजरात ने किया, हर स्टेट का मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार ये मिलकर कोऑर्डिनेट करके डेवलपमेंट की बात करें और टारगेटेड वे में इसको अचीव। आज जो डेवलपमेंट में टारगेट अचीव नहीं करता है उसको सजा दे। आज जो कह रहे हैं ना कि भाई फला चोरी क्यों करता है, आप मौका देते हैं तो सरकार चाहेगी तो चोरी होगा, कभी नहीं होगा। आपके पास सारा एजेंसी है, जो चोरी करता है, जो गलत पैसा कमाता है, तो पकड़ने के लिए बस आधा रास्ता है। अब सब लोग मिल जाते हैं आपस में, तो क्या होगा? चोरी होगा। कोई पूछता है कि काम नहीं हुआ क्यों? काम नहीं होने पर कड़ी सजा ज्यादा होनी चाहिए, तब जाकर सुधार होगा। प्रसाद साहब, आपका एक मेजर मैसेज बिजली क्षेत्र के लिए, आपका एक मैसेज, आपका फाइनल एक मैसेज क्या होगा? हमारा फाइनल मैसेज एक है कि साहब बिजली के जनरेशन में सुधार किया जाए, और जब तक पावर का जनरेशन सुधार नहीं किया जाएगा और प्रॉपर मिक्स के साथ, जिससे वेरिएबल लोड ले सके हाइड्रो का, जब तक कि डेवलपमेंट नहीं होगा इस देश में, बिजली की स्थिति कभी भी नहीं सुधरेगी। और नहीं सुधरने से देश रसातल में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद योगेंद्र प्रसाद जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। शायद देश के जो कारणकर्ता हैं और जो नेता हैं वो आपकी बातों को सुनेंगे, और अगर आपकी बात सुने तो देश बहुत आगे जाएगा। इसके साथ मैं अपने दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। अगले इंटरव्यू में, इनर्शिया इंटरव्यूज में मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। प्रोफेसर अय्यर, मैं आपको सभी शुभकामनाएं देता हूँ, देशवासियों को बोलता हूँ एक बेहतर हमारा भविष्य जरूर होगा। और ये कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ, और फिर मिलेंगे अगले इंटरव्यू में, इनर्शिया इंटरव्यूज में, M4 टीम में। धन्यवाद, थैंक यू।